गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज टुडे 6 मई 2020। नाउ वी स्टार्टेड चैप्टर 4 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं 4th चैप्टर, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक में 3rd चैप्टर साख पत्र है, तो इसीलिए 3rd चैप्टर भी आपका करवा दूंगी मैं बाद में। ओके क्लास। देखो, सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ क्रेडिट। The dictionary meaning of word credit is trust in a person ability and intention in pay at a later time for goods etc supplied। जो क्रेडिट होता है इसका अर्थ क्या होता है? क्रेडिट का अर्थ वैसे तो विश्वास होता है, ट्रस्ट किसी की योग्यता पर, ठीक है। पे एट अ लेटर टाइम फॉर गुड्स एक्सेट्रा सप्लाइड। The trust or confidence in a person is of great importance in business। ट्रस्ट या विश्वास का किसी भी आदमी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। कहाँ पर? बिजनेस में। When purchases were limited in primitive society, they met their needs in a simple way. But today, when purchases have increased enormously, a buyer may find too difficult immediately pay for the purchase he has done because of financial strains. If the seller has trust or confidence in the buyer, he may allow him to also make a delayed payment and sell the commodities on credit। अगर सेलर को विश्वास होगा किस पर? बायर पर, तो वो क्या कर देगा? उसे अलाउ कर देगा कि वो पेमेंट के लिए डिले भी कर सकता है और जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो उधार पर दे देता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर दस ट्रांजेक्शन ऑल्सो नोन एज प्रोलोन्स्ड और प्रोटेक्टेड एक्सचेंज। यही प्रोटेक्टेड एक्सचेंज कहलाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन डिफर फ्रॉम कैश ऑफ ट्रांजेक्शन। Credit transaction depend upon confidence and there is an element of time in it. Credit transaction should be payable at a fixed or determinable future time that is present right to a future payment is called credit transaction। इसके बाद दे रखा है मीनिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। विद द पैसेज of time, the human promise became unbelievable and the business communities lost trust in their words. In order to avoid any resultant loss, the business community started maintaining some record for the transaction and obtained receipt from the borrowers. The written instruments such as promissory note, bill of exchange etc. in modern terminology are known as credit instrument। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट उन्हें कहते हैं जो हमें भविष्य में प्राप्त होने वाले भुगतानों को सुरक्षित करते हैं और नकद भुगतान की समस्या को हल करते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? साख पत्रों से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं साख पत्र। साख पत्र से आशय उन सब नोटों, पत्रों और परलेखों से होता है जिनका साख मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से प्रमुख साख पत्र कौन कौन से हैं? हमारे प्रोमिसरी नोट हो गए, चेक हो गया, विनिमय पत्र हो गया, हुंडी हो गई, प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट को कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र को कहते हैं, ऋण स्वीकृति, बैंक ड्राफ्ट, कोषागार पत्र, साख प्रमाण पत्र, यात्री चेक, ये सब क्या हैं? हमारे चेक इंस्ट्रूमेंट हैं। डेफिनेशन दी हुई है इसमें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग, वही जो मैंने भी आपको बताया, ये सारे टाइप्स हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, ठीक है, ये ट्रेजरी बिल्स, ट्रैवलर्स लेटर, ये सब। तो सबसे पहले हम चेक देखेंगे। चेक मीनिंग ऑफ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर अंडर द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर टू अ स्पेसिफिक बैंक टू पे a certain amount of money given in the check
to the person whose name is given, pay or bearer or order on its presentation। तो चेक क्या होता है? चेक को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? धनादेश। ठीक है। और यह लेखक के हस्ताक्षर युक्त एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें बैंक को यह आज्ञा दी जाती है कि उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या धारक को मांगने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाए। ठीक है। ये नीचे जो दिया हुआ है, चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन बाय अकाउंट होल्डर और स्पेसिफिक, ये यही है कि चेक में यही लिखा होता है कि जो भी कोई चेक लिख रहा है लेखक, ठीक है, लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या धारक को मांगने पर भुगतान मिल जाए। विनिमय पत्र, आ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, ये इसमें जो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस चेक एज अ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ओनली ऑन डिमांड। सिर्फ क्या होता है, चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी विशिष्ट बैंक पर लिखा जाता है और मांग पर भुगतान योग्य होता है। स्पेसिमेन ऑफ चेक, ये चेक का स्पेसिमेन दे रखा है। चेक का स्पेसिमेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के लिए भी। सबसे पहले अकाउंट नंबर, पे टू आर के अग्रवाल, हमें किसे पे करना है उसका नाम, डेट डाली जाती है राइट साइड और बियरर, उसके बाद ₹51,000 ओनली, वर्ड्स में भी लिखते हैं हम और नंबर्स में भी लिखते हैं। इलाहाबाद बैंक, स्वरूप नगर ब्रांच, कानपुर। नीचे IFSC कोड है और इधर सिग्नेचर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक आर एज अंडर। नंबर 1, चेक इज़ अ प्रिंटेड स्लिप इन अ सर्टेन स्टाइल given by a bank to its customer hold account to operate the account. Every check has its number printed on it recorded to kept in the bank. It is drawn by a person who hold his account in the bank and he is known drawer. The drawer draws the check under his signature, which should be similar, which has been given as specimen to the bank. It is drawn on a specific bank in which the drawer has his account. It is an unconditional order to the bank to make the payment. The name of the payee is mentioned in it. The amount payable is written in the check both in words and numbers. Every check is properly dated. The check is either bearer or order. The account number must also be written on the check. ये चेक की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी? कि इसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, ये शर्त रहित होता है, ये एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें क्या करता है, जमाकर्ता अपने बैंकर को आदेश देता है कि जिसका भी नाम उसमें लिखा है डिमांड पर उसे रुपया दिया जाए। आदेश लिखा हो जाए, बैंक विशेष पर लिखा होता है, निश्चित धनराशि दोनों में लिखी जाती है, शब्दों में भी और अंकों में भी। भुगतान पाने वाले का स्पष्ट उल्लेख होता है। ठीक है। पे टू सेल्फ, या इस पर उस व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिससे उस चेक का भुगतान होना चाहिए। यदि लेखक स्वयं भुगतान लेना चाहता है तो उसे पे टू सेल्फ लिखना चाहिए। मांगने पर भुगतान होना चाहिए। ठीक है। अब एक्सेप्ट ऑफ चेक, फॉलोइंग आर द एक्सेप्ट ऑफ चेक। चेक के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से? ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर, ही इज़ द राइटर ऑफ चेक। He can be the person who has account in bank. He orders the bank to pay. He is also called drawer. Drawer होता है लेखक। ठीक है। यह वह व्यक्ति होता है जो चेक लिखता है और जिसका रुपया बैंक में जमा होता है। उसके बाद ड्रॉई, it is that bank on whom the check is written and which has to make
द पेमेंट एज डायरेक्टेड। ड्रॉई बैंक होता है जिस पर हमें चेक लिख रहे हैं, और एक होता है पेई, पेई होता अदाता जिसे हम चेक का भुगतान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पेई इज द पर्सन हु गेट्स द पेमेंट ऑफ अमाउंट मेंशन्ड इन द चेक। इफ द राइटर ऑफ चेक wants to receive the payment himself, then 3 remains only to accept in the check because the writer of the check become the receiver of the amount। यदि चेक लिखने वाला और चेक का भुगतान पाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं तो चेक के केवल 2 ही पक्ष रह जाते हैं। प्रिकॉशन फॉर इशूइंग चेक। अब देखो, चेक लिखते समय हमारी कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। सबसे पहले है डेट। डेट इज एसेंशियल टू बी राइट टू बी रिटन ऑन द चेक। जनरली ओनली द पर्सन writing check puts date on it. If the date is not written by the person writing the check, then pay also can put the date, but he does not have the right of bringing change in the date. The anti and post dated can be put on the check in addition to correct data. The bank does not make the payment of post dated check before the date given on the check. If the date on an antedated check is not of 6 months back, then the payment of check can be received from the bank. The check having the date of 6 months before is called a stale check. पहले तो ये था कि 6 मंथ में, अगर 6 मंथ पुराना या 6 मंथ आगे का चेक है तो वो क्या 6 मंथ पुराना एंटीडेटेड होता है तो चेक स्टेल हो जाता है। स्टेल मतलब बासी चेक कहलाता है। लेकिन 2011 से ये रूल चेंज हो गया है। अब क्या है कि 3 महीने पुराना अगर कोई भी चेक है तो वो स्टेल चेक माना जाता है। हर एक चेक पर तारीख लिखना ज़रूरी होता है। जिस चेक पर तारीख नहीं लिखी जा रही है ठीक वही तारीख चेक पर लिखी होनी चाहिए। मतलब जिस डेट को हम चेक लिख रहे हैं वही तारीख लिखी होनी चाहिए। यदि चेक में पिछली या आगे की कोई तारीख होगी तो चेक नियम के विरुद्ध समझा जाएगा। यदि चेक 6 महीने से पुरानी तारीख डाल दी गई हो, या फिर अब तो यही है कि 3 महीने से पुरानी कोई तारीख डाल दी है तो बैंक चेक का भुगतान नहीं करेगा और उस पर स्टेल चेक लिखकर उसे वापस कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आगे की तारीख पड़ी हो चेक पर तो भी वह तारीख नहीं आएगी जब तक वो तारीख नहीं आ जाएगी जब तक बैंक चेक का भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट ऑफ चेक। द अमाउंट इज रिटन इन चेक बोथ इन द वर्ड्स एंड नंबर्स टू प्रिवेंट फोर्जरी। चेक में जो अमाउंट भरा होता है वो नंबर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिखा रहना चाहिए, जिससे फोर्जरी क्या होती है, फोर्जरी जालसाजी, कोई जालसाजी ना हो। सिग्नेचर। द राइटर ऑफ द चेक पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन इट। दिस सिग्नेचर शुड बी द सेम टाइप एज ही हैज़ डन इन सिग्नेचर बुक वाइल ओपनिंग द अकाउंट। राइटर के चेक पर सिग्नेचर सबसे नीचे होते हैं साइड में, और वो वही सिग्नेचर होने चाहिए जो उसने सिग्नेचर बुक पे किए थे जब उसने अपना अकाउंट खोला था। उसके बाद फिलिंग इन द काउंटर फोलियो। काउंटर फोलियो होता है प्रतिपण को भरना। प्रतिपण को भरना मतलब इट इज़ एसेंशियल टू फिल इन द काउंटर फोलियो बिफोर सेपरेटिंग द चेक फ्रॉम चेक बुक। इट कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस इन फ्यूचर एट अ टाइम ऑफ नीड। चेक को चेक पुस्तिका से अलग करने से पहले जो प्रतिपण होता है, साइड वाला पार्ट होता है, उसे अवश्य भर लेना चाहिए। तारीख, चेक पाने वाले के नाम का भुगतान, उद्देश्य आदि लिखा आदि उस पर प्रतिपण पर कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है क्लास, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ है। आप पहले इसे अच्छे से रीड करिए,
समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू क्लास।